नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक किया गया है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। वह संघ सरकार में या किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के में लाभ के पद पर न हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति बनने का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए यदि कोई उम्मीदवार को नामांकन करना है तो उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। यदि 50 लोग प्रस्तावित करते हैं और 50 लोग अनुमोदित करते हैं, तभी वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। तो देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेता है? सबसे पहले तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तथा दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इतना ध्यान रखना है कि केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। कहाँ के? लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्यों की विधानसभाओं के, दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के। इसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है। यदि राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उनको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। लेकिन वो प्रक्रिया कैसी है, किस प्रकार की प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन का वाक्य परिभाषित नहीं किया है। संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है कि महाभियोग का आरोप जो है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों की सदन के 1/4, जैसे यदि लोकसभा में वो महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ हो रही है तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी सहमति होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देकर बताना होगा। ठीक है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उनको नोटिस भी देना चाहिए महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ होने से पहले। ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या है महाभियोग की प्रक्रिया में? लोकसभा के सहमति के बाद जब वो राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा द्वारा उसकी जांच की जाती है। और राज्यसभा द्वारा यदि वो 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से ही, जिस दिन प्रस्ताव पारित हो जाता है उसी दिन प्रस्ताव पारित होने की तिथि से ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। ठीक है। ये रहा महाभियोग की प्रक्रिया जिसके तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं महाभियोग की प्रक्रिया में, जैसे कि महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसके बारे में हम कुछ और बातें देखते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। एक बात और ध्यान देना है कि संसद के दोनों सदनों के जो नामांकित सदस्य होते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, लेकिन इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं।
महाभियोग की प्रक्रिया में नामांकित सदस्य भी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि महाभियोग की प्रक्रिया में जो नामांकित सदस्य थे, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिए थे, वो भी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और क्या है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पौंडीचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें जो सभी राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। कौन? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये महाभियोग की प्रक्रिया में ये दोनों भाग नहीं ले सकते। इंपॉर्टेंट है, ये भाग नहीं ले सकते महाभियोग की प्रक्रिया में, लेकिन ये निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं। राष्ट्रपति के पास कई प्रकार की शक्तियां हैं, जैसे कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। तो ये 7 प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को मिली हुई है। तो सबसे पहले देखेंगे कार्यकारी शक्ति क्या है। तो जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है, भारत सरकार के, ये क्या है, कार्यकारी शक्ति क्या है, भारत सरकार के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्रवाई उनके नाम से ही की जाएगी। जितने भी कार्य भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्त करता है, उनके अन्य मंत्रियों की भी नियुक्त करता है, महान्यायवादी की नियुक्त करता है, वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्त करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्त करता है तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य के राज्यपालों को नियुक्त करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को भी नियुक्त करता है। तो इन सभी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं कि वह केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया है किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने उसका अनुमोदन नहीं किया हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति वो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। SC, ST इन सभी के लिए एक आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये रही प्रमुख कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति की। अब देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं। संसद को बुलाना, संसद के सत्र को बुलाना, सत्र को स्थगित करना तथा संसद को ही भंग करना। ठीक है, संसद के सत्र को बुलाना, सत्र को स्थगित करना तथा लोकसभा को भंग करना। ये लोकसभा को भंग करना है, संसद को नहीं, लोकसभा को भंग करना। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। जब नया चुनाव होता है तो प्रत्येक चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है, जो प्रथम अधिवेशन होता है, वो अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। और क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि किसी विधेयक को पारित होने में गतिरोध हो रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। और क्या, राष्ट्रपति में राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। अगला है कि राष्ट्रपति जो है, यदि संसद का सत्र न चल रहा हो तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रपति कोई भी कानून पारित कर सकता है। और क्या शक्ति है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ये तो हमने बता दिया है कि आम चुनाव के बाद संसद का पहला संबोधन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। और संसद के समक्ष कुछ रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है राष्ट्रपति। कौन रिपोर्ट? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
इसके अतिरिक्त कुछ वित्तीय शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। वो वित्तीय शक्तियां क्या क्या हैं? धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। सहमति हो गई, धन विधेयक जब लोकसभा में, पहले बात तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, उसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा में भी पेश किया जा रहा है यदि धन विधेयक, तो उसके पूर्व राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। और संसद के समक्ष केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। संसद के समक्ष केंद्रीय बजट, या जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, उसको संसद के समक्ष रखता है। और आकस्मिक निधि जो होती है, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। अनुदान मांग की सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति। हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ये रही राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियां। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि राष्ट्रपति को सलाह देता है तो वह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत। अब है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां, संसद द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत की जाती है, वह राष्ट्रपति के नाम पर ही संपन्न किया जाता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं या जो भी समझौते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों व उच्च युक्तों को भेजता है और उनका स्वागत करता है। ठीक है, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण कूटनीतिक शक्तियां। अब कुछ सैन्य शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति की कुछ सैन्य शक्तियां हैं, जैसे कि वह भारत के सैन्य बलों का कमांडर होता है, यानी उसको सर्वोच्च सेनापति कहते हैं। वह निम्न की नियुक्ति भी करता है, जैसे सेना प्रमुख की नियुक्ति, नौसेना प्रमुख की नियुक्ति, वायु सेना प्रमुख की नियुक्ति। ये तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है तथा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। तो यह राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण आपातकालीन शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोक महत्व के विषयों पर विधेयक पारित कर सकता है। ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और वो लोक महत्व के किसी विषय पर कानून बनाना हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत कानून बना सकता है। ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास एक वीटो शक्ति होती है। वीटो शक्ति का क्या मतलब है? कोई विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास आता है तो वह उस विधेयक को स्वीकार करना या अस्वीकार करना या लौटाना आदि शक्ति को ही वीटो शक्ति कहा जाता है। उस विधेयक को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है या लौटा सकता है। ये राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। ये जो वीटो शक्ति है इसका प्रावधान अनुच्छेद 111 में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में इसका प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण वीटो हैं, जैसे कि आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। आत्यांतिक वीटो वो वीटो होते हैं जैसे राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति जब अपने पास सुरक्षित रखता है और वह विधेयक बाद में समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता, तो वही आत्यांतिक वीटो होता है। और निलंबनकारी वीटो क्या है? जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है तो उसको निलंबनकारी वीटो बोलते हैं। और एक होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो वो होता है कि राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो सहमति देता है और ना उसको अस्वीकृत ही करता है और ना ही लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। तो इसी